Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to study about Factory Act 1948. So let's get started. Factory Act start करने से पहले let us know how this act was introduced in a country. प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, फैक्ट्रीज नहीं बनी थी, तब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती थी, जैसे कि फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा. फर्स्ट टाइम कॉटन की वीविंग और स्पिनिंग कंपनी बनी बॉम्बे में 1854 में. 1870 तक बॉम्बे, नागपुर, कानपुर और मद्रास जैसी सिटीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज बन चुकी थी. तो धीरे धीरे लोगों ने इन फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट किया. लेकिन उस टाइम पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते थे. लोगों से पूरे दिन काम कराया जाता था, रात में भी काम कराया जाता था, उनको रेस्ट नहीं दिया जाता था और छोटे छोटे बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता था. कोई लीव्स नहीं, कोई रेस्ट नहीं और कोई मंथली कोई छुट्टियां नहीं मिलती थी. इस तरह से होता था. तो लिटरली ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. 1881 में पहली बार फैक्ट्री एक्ट को अडॉप्ट किया गया. इसमें जो छोटे बच्चे थे, 7 ईयर्स से छोटे बच्चे थे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा रूल बनाया गया. जो 7 से 12 ईयर्स के बच्चे हैं उनको मैक्सिमम 9 आवर्स काम कर सकते हैं और बीच में 1 घंटे का रेस्ट भी दिया जाएगा. मंथ में, पूरे मंथ में कम से कम 4 छुट्टियां मिलेंगी, ऐसा रूल बनाए. 1891 में कुछ और रूल्स भी ऐड किए गए, जैसे कि जो वुमेन्स हैं वो रात को काम नहीं करेंगी और किसी वुमेन का अगर चाइल्ड जैसे बर्थ दिया है किसी बच्चे को, तो उसे कम से कम 4 वीक तक फैक्ट्रीज में काम नहीं करने दिया जाएगा. इस तरह के रूल्स बनाए गए और जो मिनिमम एज थी बच्चों की वो 10 to 11 ईयर्स कर दी गई और वीक में एक दिन का रेस्ट दिया जाएगा, ऐसा रूल बनाया गया. उसके बाद 1911, 1922 और 1934 को भी कुछ रूल्स ऐड हुए. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा एक्ट आया 1948. देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस ऐड हुए, क्या क्या रूल्स ऐड हुए, तो इनको एलैबोरेट करके देखते हैं. फैक्ट्री एक्ट में हमारे टोटल 11 चैप्टर्स हैं. एक एक करके हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर फर्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी. इसमें सेक्शन 1 से लेके 7 सेक्शंस आते हैं. फर्स्ट सेक्शन है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल है इसका फैक्ट्री एक्ट 1948. एक्सटेंड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. कहीं भी चले जाओ हर जगह अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. कमेंसमेंट कब एनफोर्स हुआ था? ये 1 अप्रैल 1949 को एनफोर्स हुआ था. इंटरप्रिटेशन सेकेंड सेक्शन है हमारा डेफिनेशंस के बारे में. जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं बार बार इस फैक्ट्री एक्ट में उनके बारे में बताया गया है. जैसे कि एडल्ट, जिस भी पर्सन ने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है वो एडल्ट की कैटेगरी में आता है. एडोलसेंट, जिस भी पर्सन ने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है पर 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो इस एज ग्रुप के बच्चे को एडोलसेंट बोलेंगे. उसके बाद है कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर में हमारे 12 मंथ्स आ जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जैन. चाइल्ड हमारा होता है जो जिसने भी 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा. कॉम्पिटेंट पर्सन हमारे चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इसके लिए. हैजार्डस प्रोसेस. हैजार्डस प्रोसेस हमारा कोई भी ऐसा जब भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कभी भी जब इस आर्टिकल को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और या फिर ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोरेज करने में स्पेशल केयर की ज़रूरत है. अगर कोई पर्सन उससे एक्सपोज हो जाता है तो उसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट को हम हैजार्डस प्रोसेस के अंदर लेते हैं. या फिर कोई भी डिस्पोजल अगर किसी चीज़ का कर रहे हैं, किसी जो वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करना है, अगर उसमें भी स्पेशल केयर की ज़रूरत है, अगर ऐसे ही डिस्पोज कर दिया तो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर सकता है, तो उस ऐसे प्रोडक्ट को हम हैजार्डस प्रोसेस के अंदर लेते हैं. यंग पर्सन हमारा होता है
चाइल्ड और एडोलसेंट। डे होता है हमारा 24 आवर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम मिडनाइट 12 PM। वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे मिडनाइट 12 PM। पावर कोई भी एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, जिसको मैकेनिकली ट्रांसमिट करते हैं किसी मशीन को चलाने के लिए, उसको हम पावर कहते हैं। प्राइम मूवर क्या होता है? कोई भी इंजन या मोटर जो कि पावर जनरेट कर रहा है या फिर मशीन को पावर प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। ट्रांसमिशन मशीनरी हमारी, जो प्राइम मूवर है उसका जो मोशन है उसको मशीन के अंदर, मशीन को चलाने के लिए यूज करने, मशीन तक पहुंचाने के लिए जो कनेक्ट करते हैं प्राइम मूवर को और मेन मशीन को कनेक्ट करते हैं, वो ट्रांसमिशन मशीनरी होता है। जैसे इसमें आ जाते हैं शैफ्ट, व्हील, पुली, बेल्ट, ये सब। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है हमारा, जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट तैयार होने से पहले जितना भी प्रोसेस है हमारा, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाता है। वर्कर कोई भी पर्सन जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय किया हो, या फिर तो खुद जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने अपॉइंट किया हो, उनको काम दिया हो, या फिर किसी एजेंसी के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनको काम मिला हो, उसको वेजेस दिए जा रहे हों या नहीं दिए जा रहे हों, फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग ऑफ मशीन्स, क्लीनिंग ऑफ प्रीमिसेस, ऐसे पर्सन को हम वर्कर बोलेंगे। फैक्ट्री होता है हमारा जहाँ पर भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, और पावर, अगर वो लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, पावर एड का यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 10 लोग वहाँ पे होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व। और अगर पावर एड नहीं चल रहा है, कोई मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम 20 लोग होने चाहिए वहाँ पर। तो ऐसी जगह को हम फैक्ट्री बोलते हैं। ऑक्यूपायर हमारे होते हैं जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है, जिसके पास भी हमारा अल्टीमेट कंट्रोल होता है फैक्ट्रीज में क्या काम होना है, कैसे होना है, किस तरह से होना है, क्या प्रोसेस होगा, ये सब जो ऑक्यूपायर डिसाइड करता है उसको हम ऑक्यूपायर बोलते हैं, जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है फैक्ट्री की। प्रिस्क्राइब्ड यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसको जब फॉलो करते हैं तो उसको प्रिस्क्राइब बोलते हैं। रिले होता है शिफ्ट। फैक्ट्रीज जैसे कि कोई फैक्ट्रीज 24 आवर्स वर्क करती है, कोई 20 आवर्स काम करती है, तो एक पर्सन जो इसमें दे रखा है कि एक पर्सन 9 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है। तो 9 आवर्स अगर काम करेगा तो 20 आवर्स कैसे काम होगा, तो अलग अलग शिफ्ट बना देते हैं कि 9 आवर्स एक ग्रुप काम करेगा और फिर दूसरा ग्रुप अगले 9 आवर काम करेगा, इस तरह से ग्रुप बना देते हैं। तो शिफ्ट में काम चलता रहता है ताकि फैक्ट्री का काम रुके ना। फिर है थर्ड सेक्शन है हमारा रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 आवर्स अहेड है। सेक्शन 4 है हमारा पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर कोई ओनर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग फैक्ट्री बनाना चाहता है, या फिर अलग अलग फैक्ट्रीज को एक सिंगल फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो सिंपली स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा और स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी। पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक एमरजेंसी। अगर कोई पब्लिक एमरजेंसी है, जैसे कि पैंडेमिक हो गया और या फिर वॉर छिड़ गई हमारी कंट्री में, तो सारे रूल्स एग्जाम किए जा सकते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 67 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, चाहे कितनी भी पब्लिक इमरजेंसी आ जाए, सारे रूल्स एग्जाम्प्ट हो सकते हैं पर ये वाला रूल एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अब सेक्शन 6 है अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज के बारे में। फैक्ट्रीज स्टार्ट करनी है तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले
प्लान और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री, क्या प्लान है, क्या क्या काम होगा, किस तरह का काम होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन चीफ इंस्पेक्टर को या स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। किस साइट पे है हमारी फैक्ट्री, अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होना है या फिर उस फैक्ट्री को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है फैक्ट्री को, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर किसी ऑक्यूपायर ने एप्लीकेशन दी और उसके 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट का या चीफ इंस्पेक्टर का, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उस परमिशन को माना जाएगा कि परमिशन मिल चुकी है। जब हम फैक्ट्री बनाते हैं तो जो हमारा रेसिडेंशियल एरिया होता है उससे कुछ दूरी पर बनाते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ना हो रेसिडेंशियल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बचाने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा स्पेस जनरेट करके, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बनाते हैं फैक्ट्रीज को। अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है कि अगर एक्सटेंड कर रहे हो और जो हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है। लेकिन जो हमारा ऑक्यूपायर है, अगर उसे लगता है कि नहीं बनना चाहिए, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट है जैसे रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बीच के प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें इंक्लूड होता है मेकिंग भी हो सकता है, रिपेयरिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप। कोई भी चीज़ जिसको सेल करने के लिए बनाया जा रहा है या यूज़ करने के लिए बनाया जा रहा है, डिलीवरी या डिस्पोज किया जा रहा है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। इसमें इंक्लूड होता है पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज में कोई सीवेज की साफ सफाई कराई जा रही है, कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, किसी भी पावर को जनरेट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है। प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफर एंड बुक बाइंडिंग भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। अगर कोई भी शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उसको बनाया जा रहा है या रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, फिटिंग किया जा रहा है, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड, अगर कोई भी सामान हम कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपायर जिसके पास फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल होता है, क्या काम होना है, क्या काम नहीं होना है, कब होना है, इस तरह से जो भी पूरा कंट्रोल रखता है उसको हम ऑक्यूपायर कहते हैं। कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को बना सकते हैं हम ऑक्यूपायर। फर्म का किसी भी पार्टनर हो सकता है ऑक्यूपायर। अगर कोई फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है या फिर लोकल अथॉरिटी की है, तो वो लोग अब किसी पर्सन को एज अ ऑक्यूपायर अपॉइंट कर देते हैं। अगर हम ड्राई डॉक की बात करें, ड्राई डॉक होता है हमारा जहाज घाट। अगर वहाँ का कौन ऑक्यूपायर होगा, जो भी ओनर होगा उस जगह का वही ऑक्यूपायर होगा। उसका क्या क्या काम होगा, वो उस जगह का रजिस्ट्रेशन कराएगा, लाइसेंस लेगा, ठीक है। क्या साइट है, किस जगह पर है वो डॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन, अपना नाम, पता, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब वो नोटिस देगा जब भी वो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, लाइसेंस लेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर को देगा। वहाँ पर क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का एक प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं होनी चाहिए, लेट्रिन एंड यूरिनल्स होने चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए, शेल्टर रूम, रेस्ट रूम और लंच रूम होने चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये ऑक्यूपायर देखेगा। अगर कोई शिप है तो उसका ऑक्यूपायर उसका कौन ऑक्यूपायर होगा, जिसकी भी शिप होगी वो खुद भी ऑक्यूपायर हो सकता है, या किसी को अगर उसने अपॉइंट कर दिया है, किसी एजेंट को या किसी मास्टर को अपॉइंट कर दिया गया है,
शिप के लिए, तो वो इंचार्ज रहेगा। तो वो देखेगा कि शिप के अंदर वेंटिलेशन है या नहीं, डस्ट एंड फ्यूम्स तो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही है, सेफ्टी से रिलेटेड इंश्योर करेगा कि सेफ्टी मिल रही है या नहीं सब लोगों को, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, ये वाले प्रोविजंस भी होने चाहिए, सिटिंग का भी होना चाहिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, वर्किंग आवर्स ऑफ मैक्सिमम 9 आवर्स काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, किस तरह से यंग पर्सन को अपॉइंट करना है, लीव्स और वेजेस से रिलेटेड प्रोविजन इंक्लूड होंगे, इंश्योर करेगा कि स्पेशल प्रोविजन वाला जो चैप्टर 9 है हमारा इस एक्ट में, उसके भी सारे रूल्स फॉलो हो रहे हों, और डिस्प्ले ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस और रिटर्न्स, ये सारे प्रोविजन का इंश्योर करेगा कि ये सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ये हमारा सेक्शन 7 है। तो जो भी ऑक्यूपायर है कोई भी फैक्ट्री में काम करने से पहले 15 दिन पहले वो नोटिस भेजेगा चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न में। उस नोटिस में क्या क्या इंक्लूड होगा, नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, अगर किसी ने नई फैक्ट्री खरीदी है, पहले भी वहाँ पे काम चल रहा था लेकिन किसी ने बेच के किसी और को दे दी है, या फिर कोई नई फैक्ट्री बनी है, तो उसमें 15 डेज पहले वो ने अपने फैक्ट्री का नाम और सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, किस स्टेज पर है फैक्ट्री, वो सब इंफॉर्मेशन चीफ इंस्पेक्टर को देगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर, जो करेंट ऑक्यूपायर है उसका नाम और एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन भेजेगा, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लास्ट 12 मंथ्स में क्या काम चल रहा था और नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या काम चलेगा, कितना हार्स पावर इंस्टॉल्ड है उस फैक्ट्री में, ये इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजर का नाम की इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये भी इंफॉर्मेशन देगा। अगर ये एक्ट पहली बार इस फैक्ट्री में अप्लाई हो रहा है, तो उसने अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, अभी अभी लाइसेंस लिया है, तो 30 डेज के स्टार्ट करने से पहले 30 डेज से पहले चीफ इंस्पेक्टर को वो ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। इफ फैक्ट्री इज वर्क लेस देन 180 डेज, अगर कोई फैक्ट्री किसी ने स्टार्ट की और 180 डेज से कम दिन में ही उसको बंद कर दिया गया और फिर वो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, 30 डेज के अंदर अंदर उसको नोटिस भेजना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को। अगर कोई नया मैनेजर अपॉइंट किया गया है, पहले वाले को निकाल दिया गया है या वो छोड़ के चला गया है, तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑक्यूपायर नोटिस भेजेगा इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को। अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी मैनेजर नहीं है, उस टाइम पे कोई भी मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया गया है, तो जो ऑक्यूपायर है वही उसको ही मैनेजर समझा जाएगा। चैप्टर 2 है हमारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इसमें सेक्शन 7A 7B भी आ जाते हैं और सेक्शन 8 to 10 आएंगे। तो सबसे पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, सेक्शन 7A। जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर क्या क्या काम करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि जो भी वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है काम की वजह से, और उनको सेफ्टी और वेलफेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके लिए वो प्लांट और मशीन को प्रॉपर चेक करके मेंटेन करके रखेंगे, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है, हैंडल करना है या स्टोरेज करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो वहाँ पर। तो ये जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर। जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर है कि वो इंश्योर करेगा कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, उससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जो भी वर्कर्स हैं उनके अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर वो किसी भी मटेरियल को हैंडल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करवाएगा, एग्जामिनेशन करवाएगा, ताकि
सबको जो भी वर्कर्स हैं उनको पता रहे कि अगर मैं ये मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करूँगा, तो मेरे को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड और सेफ्टी भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बना सकती है कि इस स्टैंडर्ड का ही मटेरियल बनेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो अगर बाहर से इंपोर्ट करता है कोई प्रोडक्ट को, तो उसका भी स्टैंडर्ड अगर जो इंडिया के स्टैंडर्ड के इक्वल होगा या ज़्यादा अच्छा होगा स्टैंडर्ड, तभी उसको लिया जाएगा इंडिया के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को ले सकता है। अगर उससे जो स्टैंडर्ड है इंडिया का उससे कम स्टैंडर्ड का है तो नहीं लिया जाएगा, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा रूल बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में लिखेंगे, जिस भी पर्सन को अपॉइंट करेंगे उस पर्सन के पास, जिस भी पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे उस इंस्पेक्टर के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और जो चीफ इंस्पेक्टर हैं वो इंस्पेक्टर की भी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट देके ही जिसके पास भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी उसको इंस्पेक्टर बनाएंगे। एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर भी बना सकते हैं, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट को जितने भी लगेंगे कि इस एरिया में इतने चीफ इंस्पेक्टर होने चाहिए, इतने इंस्पेक्टर होने चाहिए, उतने अपॉइंट करे जाएंगे। और सबके पावर्स अलग मतलब डिफाइन कर दिया जाएगा कि जो भी नोटिस देगा ऑक्यूपायर तो किस इंस्पेक्टर को देना है, ये चीज़ पावर्स डिफाइन कर दी जाएंगी उनको। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको भी इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी पब्लिक ऑफिसर को अगर एडिशनल इंस्पेक्टर बनाना चाहती है तो भी अपॉइंट कर सकती है और सबको पावर्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर्स होंगी? जो भी जिसको भी पावर दी जाएगी इंस्पेक्टर को, तो जिसको भी इंस्पेक्टर बनाया जाएगा वो फैक्ट्री के अंदर कभी भी एंटर कर सकता है, किसी भी एरिया में इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी इंक्वायरी कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है या फिर रजिस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है, या ऑक्यूपायर को बोल सकता है कि इस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे सकता है। किसी भी चीज़ की फोटोग्राफ ले सकता है या फिर किसी का भी मेजरमेंट, किसी चीज़ का भी मेजरमेंट कर सकता है एग्जामिनेशन के पर्पज से, रिकॉर्डिंग कर सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए भेज सकता है या डिसमेंटल करने किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी मशीन को, अगर उसको लग रहा है कि इससे डेंजर हो सकता है तो उसको। 10th सेक्शन है हमारा सर्टिफाइंग सर्जन। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सर्टिफाइंग सर्जन को, जिसके पास कोई भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसको सर्टिफाइंग सर्जन बनाया जा सकता है। जो हमारा एक जो सर्टिफाइंग सर्जन अगर किसी को बना दिया है और किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं होता है तो वो अपनी पावर्स किसी और क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे सकता है। इसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो किसी और को अपनी पावर्स दे सकता है। ड्यूटीज क्या क्या होंगी सर्टिफाइंग सर्जन की? वो यंग पर्सन को एग्जामिन करेगा कि वो फिट है, कोई भी यंग पर्सन है वो काम करने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर फिट है या नहीं है, और एक सर्टिफिकेट देगी। और सर्टिफिकेट वो वैल्यू करेगा एक ईयर तक, 12 मंथ तक वो सर्टिफिकेट का यूज कर सकता है। वो उसके बाद 12 मंथ के बाद उसको फिर से एग्जामिन कराना पड़ेगा। कोई भी डेंजरस ऑक्यूपेशन चल रहा है अगर फैक्ट्री में तो वहाँ के पर्सन्स को एग्जामिन करने का काम कर सकता है जो सर्टिफाइंग सर्जन है। मेडिकल सुपरविजन कर सकता है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से कहीं इलनेस तो नहीं हो रही है,
तो इस तरह के वो चेक कर सकता है, या किसी भी पर्सन को इंजरी तो नहीं हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ये सब चेक कर सकता है। चैप्टर 3 में हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। इसमें सेक्शन 11 से 20 तक आते हैं। सेक्शन 11 है हमारा क्लीनलीनेस के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट बता रखा है कि इतनी साफ सफाई रहनी चाहिए कि एफ्लूविया जनरेट ना हो। एफ्लूविया बोलते हैं हम बैड ऑडर को, बदबू जनरेट नहीं होनी चाहिए वहां पे, इतनी साफ सफाई रहनी चाहिए। जो हमारा फ्लोर है, फैक्ट्री का फ्लोर है, उसमें जो रोज झाड़ू लगनी चाहिए, स्वीपिंग होना चाहिए, और हफ्ते में एक बार वॉशिंग होनी चाहिए। डिटर्जेंट, वॉशिंग, डिसइंफेक्टेंट जो भी यूज करके वहाँ का फ्लोर क्लीन होना चाहिए। फ्लोर, जो फर्नीचर्स का सरफेस है और जो स्टेयर्स है, वहाँ पर पूरा साफ सफाई होनी चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे जो फ्लोर है हमेशा गीला रहता है, वेट सरफेस रहता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें बता रखा है कि जैसे वॉल है, सीलिंग है, छत है, इस पे रेगुलरली पेंट होना चाहिए। पेंट जैसे कि अच्छा पेंट है तो 5 साल तक, 5 साल के बाद हर 5 साल में पेंट हो गया। और अगर जैसे वाटर पेंट है तो वाटर पेंट का इसमें बता रखा है कि हर 3 साल में, अगर वाटर पेंट का यूज कर रहे हैं तो हर 3 साल में वाटर पेंट होना चाहिए। और अगर जो वाइट वॉश है या कलर वॉश कर रहे हैं तो हर 14 मंथ्स के बाद वाइट वॉश वगैरह होना चाहिए। इनमें से कोई भी जो भी यूज कर रहे हैं मेथड, उसके अकॉर्डिंग बता रखा है। जैसे अगर जो डोर्स हैं और जो विंडोज हैं फैक्ट्रीज की, उसमें हर 5 साल बाद पेंट होना चाहिए। ठीक है। और जब भी पेंट होगा तब एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उसमें एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्ल्यूएंट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसका प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से डिस्पोज करना है उसको। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव भी कर सकती है कि अगर कोई आपका मेथड है उसको अप्रूव करेगी, अगर कि इस तरह से तुम सही कर रहे हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर वो खुद भी बता सकती है, रूल बना सकती है कि इस तरह से तुम्हें करना होगा वेस्ट को डिस्पोज, तो उस तरह से करना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 13, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। जहाँ पर भी वर्क स्पेस है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्रेश एयर मूव करनी चाहिए वहाँ पर, और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अगर जैसे हॉट वेदर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर अच्छा, सही टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। और जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जैसे जहाँ पे ग्लास का वर्क चल रहा है, ग्लास मोल्डिंग चल रही है, चूड़ियाँ बन रही हैं, इस ऐसी जगह पर हाई टेम्परेचर का यूज होता है। तो ऐसे जो रूम है उसको सेपरेट करना है जहाँ पर भी ये हॉट टेम्परेचर का काम चल रहा है, और इंसुलेट कर देना है अदर एरिया से, ताकि उसका टेम्परेचर बाकी एरिया में नहीं आए। डस्ट एंड फ्यूम्स, कहीं पर भी डस्ट और फ्यूम्स एक्युमुलेट नहीं होने देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 15, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट कि इतने स्टैंडर्ड तक आप ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हो, और जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन में हमेशा प्यूरिफाइड वाटर का यूज होगा और ड्रिंकिंग वाटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवर क्राउडिंग। जो भी इस एक्ट के आने से पहले फैक्ट्रीज बनी है उसमें कम से कम 9.9 मीटर क्यूब का एरिया पर पर्सन के लिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। और अगर 1 अप्रैल 1949 के बाद जो फैक्ट्रीज बनी है उनमें 14.2 मीटर क्यूब का स्पेस पर पर्सन के लिए होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है स्पेस, कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग के बारे में। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लाइट होनी चाहिए।
ठीक है। और जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे हर स्पेस में ग्लेज्ड विंडो लगी रहनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट भी अंदर आ सके, और उन विंडोज को क्लीन करने का भी प्रोविजन दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर, फैक्ट्रीज में ड्रिंकिंग वाटर का मेंटेन का प्रोविजन है कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और जहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होंगी वहाँ पर प्रॉपर जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी उसमें बड़ा बड़ा लेबल लगाया जाएगा। और ड्रिंकिंग वाटर का जो एरिया है वो टॉयलेट्स और यूरिनल्स से, स्पिटून से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन, इसमें ये भी प्रोविजन है कि जैसे अगर 250 पीपल्स काम कर रहे हैं या 250 पीपल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन है लैट्रिन्स और यूरिनल्स के बारे में। सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट होने चाहिए, और जो भी लैट्रिन्स और यूरिनल्स बनाए गए हैं उसमें लाइटनिंग और वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट, किसी पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा कि उसकी क्लीनिंग भी रेगुलर हो पाए। कम से कम हफ्ते में एक बार, 7 डेज में एक बार उनको क्लीन भी करवाना है। अगर 250 पीपल से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी फैक्ट्री में, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर तक टाइल्स लगानी है, ठीक है। नहीं तो अगर 250 से कम है तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए टॉयलेट्स का, लेकिन अगर 250 से ज़्यादा है तो टाइल्स भी लगी होनी चाहिए सरफेस में, फ्लोर में और वॉल्स में। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 20 स्पिटून्स के बारे में। स्पिटून्स भी सफिशिएंट नंबर के होने चाहिए, क्लीन रहने चाहिए, हाइजीनिक रहने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि कितने स्पिटून्स होंगे, कितने किस किस एरिया में होंगे, ऐसा रूल बना सकती है। और वहाँ पे प्रॉपर इंडिकेट करना है, एक लेबल लगाना है, नोटिस लगाना है कि अगर किसी ने स्पिटून्स का यूज़ नहीं किया और इधर उधर स्पिट कर दिया तो उसको पेनल्टी लगेगी, और 5 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। चैप्टर 4 में हमारे सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 21 में है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। इसमें जो भी मशीन का मूविंग पार्ट होगा या प्राइम मूवर है उसको प्रॉपरली फेंसिंग लगाई जाएगी उसके चारों तरफ। अगर कोई वाटर टरबाइन है उसका हेड रेस और टेल रेस में पूरा फेंसिंग रहेगी। जो भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर है ना, ट्रांसमिशन मशीनरी है या फिर अदर कोई भी मशीनरी है, उसमें हर एक मशीन के पार्ट में फेंसिंग होनी चाहिए। और जो मशीन्स जो फैक्ट्रीज में यूज़ हो रही हैं उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन, वो सही से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं या नहीं, ऑपरेशन को एडजस्ट करना, ये सब इस प्रोविजन में दिया गया है। सेक्शन 22 में दे रखा है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। कौन मशीन के पास में काम कर सकता है जब मशीन हमारी चल रही हो। फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग एंड ऑपरेशन एडजस्टमेंट, जो भी पर्सन है जो फुल्ली ट्रेंड है, जिसको नॉलेज है उस मशीन के बारे में और उसको ट्रेंड पर्सन है, वो टाइट फिटिंग क्लोथ्स में आके उस मशीन को लुब्रिकेट कर सकता है या ऑपरेशन को एडजस्ट कर सकता है। उसके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक पर्सन ऑथराइज्ड होना चाहिए कि ये हमेशा जब भी कोई मशीन के पास जाना होगा या फिर मशीन में कुछ लुब्रिकेशन करना है या मोशन को एडजस्ट करना है तो वो पर्सन आएगा, मशीन को चेक करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा और प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक करेगा। वुमेन और यंग पर्सन को अलाउड ही नहीं है कि चलती हुई मशीन के पास आने के लिए। सेक्शन 23 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। जैसे अगर किसी यंग पर्सन को एम्प्लॉयड कर भी दिया है तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उस मशीन की।
कि किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से उसको ठीक किया जाता है, किस तरह से लुब्रिकेट या मोशन को चेंज किया जाता है। तो इस तरह की उसको पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और फिर भी ट्रेनिंग होने के बाद भी वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा उसके सुपरविजन में ही काम करेगा, अगर कोई यंग पर्सन है तो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। जो भी वर्किंग रूम्स हैं वहाँ पर हर एक रूम में एक स्ट्राइकिंग गियर होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए जिसको पुल करने से या उसको ऑन ऑफ करने से जो भी मशीन चल रही है उसकी पावर सप्लाई खत्म हो जाए और वो मशीन चलना बंद हो जाए। ये जो स्विच होगा वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होगा। अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, तब अगर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पावर ऑफ कर सकते हैं उस बटन को। और उस डिवाइस में या उस स्विच में एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि कोई एक लॉकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंटली किसी ने ऑन कर दिया और दूसरा पर्सन सोच रहा है कि मशीन बंद है और किसी ने गलती से ऑन कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। सेक्शन 25 बात करता है हमारा सेल्फ एक्टिंग मशीन का। जो भी हमारी जो फिक्स्ड मशीन है उसका कोई भी पार्ट ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं वो मूव कर रहे हो, इधर उधर से पास कर रहे हो, वहाँ पे चल के जा रहे हो। जो हमारा सेल्फ एक्टिंग मशीन है, जो पार्ट है मशीन का, वो 45 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही होना चाहिए। जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर अंदर पास में ही रखी होनी चाहिए। सेक्शन 26 बात करता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। जो भी नई मशीन्स बनाई है या किसी ने सेल की है या फिर किसी ने हायर की है, किराए पर दी है, तो उसका हर एक पार्ट जैसे नट एंड बोल्ट है, जो भी मूविंग पार्ट है, व्हील है, स्पिंडल है, वो सब कुछ एनकेस्ड होना चाहिए। उसके ऊपर एक कवर लगा होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो, कोई भी खतरा जनरेट ना हो। ठीक है। अगर किसी सेलर ने या हायरिंग पर्सन ने जिसने किराए पर दी है या किसी ने सेल की है और वो मशीन एनकेज नहीं है, तो उसको 3 मंथ्स की जेल हो सकती है। उस पर्सन जो सेलर है या हायरिंग पर्सन है उसको 3 मंथ्स की जेल हो सकती है, 500 रुपीज का फाइन लग सकता है। नेक्स्ट 27 सेक्शन है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। जहाँ पे भी कॉटन से रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन अलाउड नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू हेल्थ इश्यूज। ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉटन ओपनर, जहाँ पे भी कॉटन का काम चल रहा है उसमें 2 एंड होते हैं। एक तो फीड एंड होता है जहाँ से कॉटन को ट्रीटमेंट के लिए डाला जाता है, एक होता है डिलीवरी एंड जहाँ से ट्रीटमेंट के बाद कॉटन निकलती है। तो अगर वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉयड करना भी है, वहाँ पे काम पे लगाना भी है, तो जो डिलीवरी एंड है और जो कॉटन का फीड एंड है उसके बीच में एक छत तक का एक पार्टीशन लगा होना चाहिए, ऊपर तक पार्टीशन होना चाहिए उसके बीच में। और जहाँ फीड एंड है वहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन को लगाया जा सकता है, काम के लिए एम्प्लॉयड करा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर डिलीवरी एंड है वहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट है सेक्शन हमारा 28 हॉइस्ट एंड लिफ्ट। हॉइस्ट और लिफ्ट, जो भी हमारे हॉइस्ट और लिफ्ट हैं अच्छे मटेरियल के बने होने चाहिए, अच्छे से बने होने चाहिए और उसमें अच्छे एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो लिफ्ट, ताकि किसी भी सामान को या किसी भी पर्सन को अगर उठाया जाए, वो कैरी कर रही हो, तो उसका वर्कलोड झेल पाए। ठीक है। और उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए कि वो कितना वेट
सेफ लोड कितना है, कितना वेट उठा सकती है वो मशीन, जो भी हॉइस्ट और लिफ्ट है वो कितना वेट बियर कर सकती है, ऐसा भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। सेक्शन 29 हमारा बात करता है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में। जैसे लिफ्टिंग मशीन है या चेन्स, रोप्स हैं, लिफ्टिंग टैकल्स हैं, वो भी अच्छे मटेरियल के बने होने चाहिए, अच्छे से बने होने चाहिए और एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई भी लोड वो बियर कर पाए। ठीक है। अगर कोई ट्रैवलिंग क्रेन है, वो उसको ट्रैवलिंग क्रेन है, वहाँ पे किसी भी जगह पे काम चल रहा है क्रेन के थ्रू, तो वहाँ पर 6 मीटर तक कोई भी पर्सन अलाउड नहीं होना चाहिए, पैसेज अलाउड नहीं होना चाहिए नॉर्मल पीपल्स का, जिसको ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सेक्शन 30 है हमारा रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी जैसे कि ग्राइंडिंग प्रोसेस जिसमें चलता है, उसमें भी स्पेसिफाइड होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी, किस स्पीड पर चल सकती है और मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी है, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए और उसी स्पीड पर उस मशीन को चलाना चाहिए। सेक्शन 31 बात करता है हमारा प्रेशर प्लांट के बारे में। अगर किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है या अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे इंक्रीज करके वहाँ पे काम चल रहा है, तो उसके लिए इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे ताकि सेफ वर्किंग प्रेशर मेंटेन रहे। सेक्शन 32 बात करता है हमारा फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स टू एक्सेस। तो इसमें है जो भी, जहाँ पर भी फ्लोर्स हैं या स्टेयर्स हैं, वो हमेशा वहाँ पर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सामान बीच में लाकर रख दिया, स्टेयर्स पे लाकर रख दिया, जिससे कि जो भी वर्कर्स हैं, जैसे वर्कर्स होते हैं वो भारी भारी सामान भी लिफ्ट कर ले जाते हैं, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होने चाहिए। स्लिपेज, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं रखा होना चाहिए जिससे कि स्लिप हो जाए कोई पर्सन। ठीक है। हैंड रेल्स प्रोवाइड करने चाहिए, जो भी स्टेयर्स हैं वहाँ पे रेलिंग लगाना है कि ताकि हैंड रेल्स लगाना है ताकि उसको पकड़ के लोग आराम से अप डाउन कर सकें। अगर कोई पर्सन किसी हाइट पे काम कर रहा है, तो किसी हाइट पे काम कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में भी फेंसिंग होनी चाहिए ताकि अगर कोई पर्सन गिरे ना, वहाँ किसी हाइट से अगर बहुत ऊपर काम कर रहा है, ऊंचाई पर काम कर रहा है, तो वहाँ से वो गिरे ना, उसको चोट ना लगे, इस वजह से उस भी जगह पर भी फेंसिंग होनी चाहिए। सेक्शन 33 बात करता है पिट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स के बारे में। जो भी टैंक है, कोई भी जैसे अंदर गड्ढा है वहाँ पर, तो उसको सिक्योरली कवर्ड कर देना और फेंस्ड करके रखना है, ताकि किसी ने जैसे ध्यान नहीं दिया वर्कर ने और वो उसके अंदर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चोट लग सकती है। इसलिए सारे गड्ढे वगैरह हैं वो कवर्ड होने चाहिए और फेंस्ड होने चाहिए। सेक्शन 34 है हमारा एक्सेसिव वेट के बारे में। कोई भी पर्सन एक लिमिट तक, एक सेफ लिमिट तक ही वेट को कैरी कर सकता है, वेट लिफ्ट कर सकता है। ऐसा अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो एक रूल बना सकती है कि सेफ मैक्सिमम वेट कितना अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कि एडल्ट मेल है, एडल्ट वुमेन है, कितने केजीज तक वेट लिफ्ट करेंगे, एडोलसेंट है वो कितना वेट लिफ्ट करेगा और चाइल्ड कितना, अलग अलग सबके लिए अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। सेक्शन 35 बात करता है रिस्क टू आईज। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ काम चल रहा है जिससे कि आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कटिंग का काम चल रहा है तो कोई पार्टिकल आईज में जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी जगह पर जो ऑक्यूपायर है वो प्रिकॉशन के तौर पर प्रोटेक्टिव गॉगल प्रोवाइड करेगा या स्क्रीन प्रोवाइड करेगा, ताकि
डैमेज ना हो आइज में। सेक्शन 36 बात करता है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूज ऑफ पोर्टेबल लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट। नहीं, सेक्शन 36 बात करता है प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। कोई भी जहाँ पर भी टैंक है, वेट है, पिट है या पाइप है, जहाँ पर भी ये डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस एक्यूमुलेट हो गई है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहले तो उसको जहाँ पर भी एक्यूमुलेट हुई है उसको धीरे धीरे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर किसी टैंक या पिट में या पाइप में किसी पर्सन को अंदर जाना भी पड़ा तो उसके पास सुटेबल ब्रीदिंग एपरेटस होना चाहिए और एक बेल्ट लगी होनी चाहिए जो कि फिक्स होनी चाहिए एक रोप से। अगर किसी पर्सन को वो अंदर गया और उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है 10 फ्यूम से तो उसको बाहर निकाला जाए तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन में। सेक्शन 36A बात करता है इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के बारे में, ठीक है। जैसे कोई भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट अगर पिट और उसमें लेके गए जहाँ पर भी फ्यूम्स और गैसेस एक्यूमुलेटेड है तो वो एक्सप्लोड कर सकती हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जिसका जो 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का है तो उसको नहीं ले जा सकते, उससे कम वोल्टेज के ले जा सकते हैं। या फिर फ्लेम प्रूफ लाइट हो वो अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है, अंदर लाइट तो चाहिए होगी। तो जो इन फ्लेम प्रूफ लाइट्स होती हैं वो अंदर ले जा सकते हैं ताकि एक्सप्लोजन वगैरह ना हो। सेक्शन 37 है हमारा प्रैक्टिकेबल 37 एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस। कोई भी ऐसी डस्ट या गैस एक्यूमुलेट हो गई है जो एक्सप्लोड कर सकती है, जिससे आग लग सकती है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे। उस डस्ट और फ्यूम को पहले हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी जगह का ज़्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर हीटेड मटेरियल है तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। और रिस्क और टू प्रिवेंट द रिस्क एंड इंजरी, कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी रिस्क ना हो लाइफ से, तो ऐसा प्रैक्टिकेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे। सेक्शन 38 है हमारा प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। अगर आग लग जाती है फैक्ट्री में तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आग लगी तो वर्कर्स को वहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए आग को बुझाने के लिए। वर्कर्स को पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पहले ही उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर बाई चांस आग लग जाती है तो किस तरह से उनको निकलना है, ऐसा उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सेक्शन 39 बात करता है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि किसी फैक्ट्री की किसी बिल्डिंग में या पार्ट ऑफ बिल्डिंग में डेंजर है, खतरा है, कभी भी टूट सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैनेजर को बता सकता है, राइटिंग में दे सकता है और बोल सकता है कि स्पेसिफाइड टाइम बता सकता है कि इतने ड्यूरेशन में आपका ये डिफेक्ट सही हो जाना चाहिए। सेक्शन, ठीक है। 40 है हमारा सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी में वो जैसे उसको लगता है कि कोई बिल्डिंग ज़्यादा खतरे में है और या फिर कोई मशीन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो जो इंस्पेक्टर है वो मना कर सकता है कि जब तक ये रिपेयर नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। ऐसे रिटर्न में वो ऑर्डर दे सकता है ऑक्यूपायर को या मैनेजर को। फिर नेक्स्ट है सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए बोल सकता है जो इंस्पेक्टर है कि एक स्पेसिफाइड टाइम बता सकता है कि इतने टाइम तक तुम्हें अपनी ये बिल्डिंग को मेंटेन करना है। सेक्शन 40B बात करता है सेफ्टी ऑफिसर के बारे में।
अगर हमारे फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या 1000 वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। कौन करेगा अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑफिशियल गैजेट में लिख कर देगी, नोटिस निकालेगी, ऑफिशियल गैजेट में लिखेगी कि और जितने भी सेफ्टी ऑफिसर उसको गवर्नमेंट को ठीक लगेगा कि अपॉइंट करने चाहिए, 1 करना चाहिए, 2 करना चाहिए, 2 से ज़्यादा करने चाहिए, तो वो अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 41 है इसके बाद कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी और भी रूल बना सकती है। चैप्टर 4A, इसमें हमारे हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा 41A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट है एक साइट अप्रेजल कमिटी बनाती है जिसमें 9+5 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, कंस्टिट्यूट किया जाता है। एक कमिटी कंस्टिट्यूट की जाती है जिसमें 9 मेंबर्स होते हैं प्लस 5 मेंबर्स होते हैं। 9 मेंबर्स में से फर्स्ट मेंबर होता है हमारा चीफ इंस्पेक्टर जो कि चेयरमैन होता है, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल बोर्ड जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन में अपॉइंटेड रहता है, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोर्ड जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल बोर्ड जो कि एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोर्ड जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। छठा 6th हमारा मेंबर होता है वो होता है स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको इस कमिटी में रखते हैं। एक मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। 8th पर्सन होता है हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक्सपर्ट है। 9th मेंबर होता है जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये 9 मेंबर्स को लिया जाता है कमेटी में। और एक्स्ट्रा 5 मेंबर्स किसको लिया जाता है? जिस भी साइंटिस्ट को हैजार्डस प्रोसेस के रिलेटेड नॉलेज रहती है उस ऐसे साइंटिस्ट को अपॉइंट इसमें कमेटी में लिया जाता है। दूसरा मेंबर होगा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड काम करता है, तो उसको लिया जाता है कमेटी में। और स्टेट गवर्नमेंट जो 3 पर्सन रह गए, 3 मेंबर्स रह गए, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी वो ठीक समझे जो कि इसमें हेल्प करेगा। तो ये जो कमेटी है अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि फैक्ट्री में वो हैजार्डस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको एग्जामिन करेगी, एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी कमेटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट को वो रिकमेंड करेगी विद इन 90 डेज कि ये हैजार्डस प्रोसेस इस फैक्ट्री में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेटी के पास एक पावर होती है कि वो जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का या कोई भी पर्सन उसको बुला सकती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सेक्शन 41B बात करता है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। जो ऑक्यूपायर है वो अगर हैजार्डस प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेंजर, हेल्थ हैजार्ड और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जाके चीफ इंस्पेक्टर को बताएगा या फिर लोकल अथॉरिटी को बताएगा। क्या क्या खतरे आने वाले हैं, वो उन जो भी हेल्थ हैजार्ड या डेंजर आएंगी उसको किस तरह से ओवरकम करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, क्या क्या मटेरियल यूज होगा, किस तरह का मटेरियल यूज होगा और किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह से स्टोर किया जाएगा, वो सारी जानकारी चीफ इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को देगा। उसका वेस्ट, अब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसका वेस्ट भी जनरेट होगा, तो उस वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करेगा, ये सारा प्रोसेस वो
चीफ इंस्पेक्टर को बताएगा। अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर जो हैजार्डस प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है उसकी वजह से कुछ इमरजेंसी होती है, तब वो कौन कौन से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करेगा, और जनरल पब्लिक को इस अगर कोई डिजास्टर होता है तो उससे कैसे बचाएगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो चीफ इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को देगा। जब भी कोई पर्सन जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का वो हैजार्डस प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहा है, तो विद इन 30 डेज उसको चीफ इंस्पेक्टर को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसने ये इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपायर ने इंफॉर्मेशन उसको नहीं दी, चीफ इंस्पेक्टर को नहीं दी, तो और चीफ इंस्पेक्टर को पता चला, तो उस फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए हमेशा ये हैजार्डस प्रोसेस फैक्ट्री में स्टार्ट करने से पहले हमेशा चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन 41C हमारा बात करता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो हैजार्डस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी लोग वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं हैजार्डस प्रोसेस में, जिसको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसके अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा ऑक्यूपायर। कोई भी हैजार्डस प्रोसेस में किसी पर्सन को इन्वॉल्व करने से पहले उसका हेल्थ रिकॉर्ड, पूरा हेल्थ चेकअप होगा, और बीच बीच में भी उसका हर एक साल के मतलब रेगुलर इंटरवल पर भी वो उसके हेल्थ के बारे में, जो भी वर्कर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं उनके हेल्थ का चेकअप होगा, एग्जामिनेशन होगा, और ये इंटरवल 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 41D हमारा बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंक्वायरी कमेटी बना सकती है। उसमें कौन कौन होंगे, एक तो चेयरमैन होगा और 2 और लोग भी होंगे। तो कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी फेलियर हुआ उसका हैजार्डस प्रोसेस में फैक्ट्री के अंदर कोई भी फेलियर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, तो इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट कर सकती है ये जानने के लिए कि ये कैसे फेलियर हुआ, कॉज ऑफ द फेलियर जानने के लिए। इमरजेंसी स्टैंडर्ड सेक्शन 41E है हमारा इमरजेंसी स्टैंडर्ड। इसमें बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो डायरेक्ट कर सकती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस को या लेबर इंस्टीट्यूट को, या फिर जो भी इस मैटर को हैंडल कर सकता है, स्पेशलाइज्ड होगा जो भी इंस्टीट्यूट, उसको बुला सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सेक्शन 41F है हमारा परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। इसमें एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि अप टू अ लिमिट कोई भी पर्सन एक्सपोज कर सकता है केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस से, कितना अलाउड है और किस इतना अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो वो कितना अलाउड नहीं है उसके बारे में बताया है। 41G सेक्शन बात करता है हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी, उसमें इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव और इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये इसलिए बनाई जाती है कि ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट में कॉर्पोरेशन रहे और प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रहे। सेक्शन 41H बात करता है राइट्स ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट इमिटेंट डेंजर। अगर कोई वर्कर है उसको उसके पास एक रीजनेबल एक बात है कि उसे पता है कि रीजनेबल कॉज है कि इस वजह से डेंजर हो सकता है और हमारी लाइफ को डेंजर हो सकता है, हमारी लाइफ के लिए डेंजर है,
तो वो जाके सेफ्टी कमेटी को अपनी ये बात शेयर कर सकता है, और साथ ही साथ ये अपना कंसर्न इंस्पेक्टर को भी शेयर कर सकता है। अगर सेफ्टी कमिटी को बताने के बाद अगर ऑक्यूपायर, मैनेजर और एजेंट अगर उस कंसर्न से सेटिस्फाई हैं, अगर उनको भी लगता है कि हाँ सच में ये डेंजर का कॉज है तो इसको ठीक करना चाहिए, तो वो जाके उसको एक्शन लेंगे और उसको ठीक करेंगे, जो भी कॉज है उसको ठीक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वो इंस्पेक्टर को ये जो रीज़न है या जो भी कंसर्न है वो इंस्पेक्टर को बताएंगे, और इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि ये इससे इस प्रॉब्लम से लाइफ टू डेंजर है या नहीं, और इसके लिए कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। वेलफेयर से रिलेटेड इसमें सेक्शन 42 है वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, कि वर्कर्स को यूज़ करने के लिए एक वॉशिंग एरिया होना चाहिए, यहाँ जो कि मेल के लिए अलग होना चाहिए, फीमेल्स के लिए अलग होना चाहिए, और रेडली एक्सेसिबल होना चाहिए। जब भी वर्किंग आवर्स में कभी भी कोई भी मेल या फीमेल उसको यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर पाए, और उसको क्लीन करने का भी प्रोविज़न है, उसकी टाइम टू टाइम सफाई भी होनी चाहिए। सेक्शन 43 हमारा बात करता है स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। जो भी जब फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो क्लोथ्स हमारे उस टाइम फैक्ट्री में काम करने के टाइम नहीं पहने जा रहे हैं, तो उन ड्राई क्लोथ्स को कहीं पर रखने का एरिया होना चाहिए, स्टोर करने का एरिया होना चाहिए, और जो भी वेट क्लोथ्स हैं, ड्राइंग जो गीले कपड़े हैं, उनको सुखाने का भी एक स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए। सेक्शन 44 बात करता है फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग के लिए। सुइटेबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा ऑक्यूपायर को, कि जो भी वर्कर्स हैं उनको जब भी टाइम मिले, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत देर तक काम करने का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बहुत देर तक खड़े होकर काम करने का खड़े करके ही काम हो रहा है बहुत देर तक, तो जब भी उनको मौका मिले, जब भी उनको रेस्ट चाहिए होगा, तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए कि वो बैठकर रेस्ट कर पाए। सेक्शन 45 हमारा बात करता है फर्स्ट एड एप्लियंसेस के बारे में। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हर एक जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, अगर 150 वर्कर काम कर रहे हैं तो कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स या फिर एक कबर्ड ऐसी होनी चाहिए, मेडिसिन कवर्ड होनी चाहिए, जिसमें जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जो मेडिसिन या एप्लियंसेस उनको स्टोर करने के लिए। हर 150 वर्कर्स के लिए एक कबर्ड या फर्स्ट एड बॉक्स होगा। अगर जैसे 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 2 फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन कबर्ड, इस तरह से होगा। और एक सब सेपरेट पर्सन को इंचार्ज किया जाएगा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया होगा, वो उसके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा, और वो हमेशा वर्किंग आवर्स जब भी होगा वो हमेशा उस फर्स्ट एड एप्लियंसेस को रेडली एक्सेसिबल करेगा। अगर मोर देन 500 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एक एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए अगर 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो। उस जो एम्बुलेंस रूम है उसमें प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड साइज़ का होना चाहिए, जितना भी बताया जाएगा उस साइज़ का एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। उसमें जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट्स हैं वो रखे होने चाहिए। वो जब भी वर्किंग आवर्स में हमेशा जो मेडिकल ऑफिसर हैं और नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे उनको अपॉइंट करना है एम्बुलेंस रूम में। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वर्किंग आवर्स के टाइम पर तो वो पेशेंट को ट्रीट कर पाए। कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा लोग कैंटीन में मतलब वर्किंग
कर रहे हैं फैक्ट्री में, 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अगर किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर एक कैंटीन का भी प्रोविज़न होना चाहिए। उसमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा जा सकता है कंस्ट्रक्शंस को, जो भी किस तरह का बनना है कैंटीन को, किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, उसमें किस तरह का एकोमोडेशन होगा, किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए, उसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है वो एक प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टैंडर्ड। कौन सा फूड स्टफ मिलना चाहिए, क्या चार्ज होगा उस फूड स्टफ का, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे कैंटीन के मैनेज करने के लिए, कैंटीन के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और जो भी कैंटीन चलाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉयर देगा। सेक्शन 47 हमारा बात करता है शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम के लिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोविज़न है कि शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम होना चाहिए, और लंच रूम में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। जो ये रूम्स होंगे, लंच रूम, रेस्ट रूम और शेल्टर्स होंगे, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और लाइटिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो शेल्टर्स होंगे वो कूल और क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन, एकोमोडेशन और फर्नीचर से रिलेटेड। अगर किसी फैक्ट्री में 30 वुमेन से ज़्यादा काम कर रही हैं, मोर देन 30 वुमेन्स काम कर रही हैं, तो वहाँ एक क्रच की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। वहाँ पे बच्चों को संभालने के लिए एक वुमेन को, ट्रेन वुमेन को भी अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और जो उस एरिया में क्रचेज़ में वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। बच्चों को फ्री मिल्क और रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर बच्चे को रेगुलर इंटरवल पे वुमेन को टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को फीड करा पाए, इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर किसी फैक्ट्री में 500 पीपल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं 500 से ज़्यादा, तो एक वेलफेयर ऑफिसर भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन 50 है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए और भी रूल्स बना सकती है।